Assalamu alaikum, adab, good evening dear students. Today our topic is voice. It is new topic. As you know that we have already completed the tennis, but I will recapitulate the tennis because I need the tennis here also. मैंने आपको पहले ही कहा है कि टेनिस हमें ज़रूरत है यहाँ वॉइस में भी और नरेशन में भी. थोड़ा मैं रिकैपिचुलेट करूँगा. वो मैंने आपको कहा है कि टेनिस हमें 3 चीज़ दिखा रहा है, 3 थिंग्स, यानी कि वो है नंबर 1 टाइम, यानी कि हमारे काम का ये टाइम दिखा रहा है, हमने काम कब की. मिसाल के लिए मैंने कहा आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में. और मैंने आपको कहा है हमें पोजीशन दिखा रहा है, हमारे काम का पोजीशन, यानी कि हमने काम कितनी कंप्लीट की. यानी कि उसके लिहाज से मैंने आपको कहा है इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. और फिर मैंने आपको कहा है कि ये टेंस हमें आल्सो दिखा रहा है स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस. स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस यानी कि कभी कभी हमें ये सेंटेंस का स्टेटमेंट देगा, यानी कि ये सेंटेंस किसके बारे में है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ये वहाँ क्या कहते हैं काम दिखाएगा. ये कभी कभी सेंटेंस के बारे में हमें कह रहा है. मिसाल के लिए मैं कहूँगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है. मिसाल के लिए ही इज़ ए बॉय, यहाँ वो एक लड़का है. यहाँ ये उसका काम नहीं दिखा रहा है ही इज़ ईटिंग, ही इज़ डूइंग दिस. नो, यहाँ ये सेंटेंस में ये सेंटेंस जो है ये हमें यहाँ स्टेटमेंट दिखा रहा है, बयान कर रहा है लड़के के बारे में. या आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है. इसने भी यहाँ स्टेटमेंट, यानी कि सेंटेंस यहाँ स्टेटमेंट बयान कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में इस कलम के बारे में. यानी कि ये आपको याद रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा हमें ये वर्ब दिखाता है, कभी कभी स्टेटमेंट भी. और यहाँ आपको याद रखना है जब ऐसी हालत होगी तो उस वक्त जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब एक्ट होता है मेन वर्ब. अब दूसरे लफ्ज़ में आपको ऐसे में कहूँगा, कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब होता ही नहीं, कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब होता ही नहीं. मगर मैंने आपको पहले ही कहा है कि वर्ब कंपलसरी है सेंटेंस में, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब एक्ट होता है मेन वर्ब. अब समझ में आया. मेरे कहने का मतलब ये है कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है. इस वक्त हेल्पिंग वर्ब भी काम देता है मेन वर्ब का. मिसाल के लिए जो मैंने आपको ये भी कहा है ही इज़ ए बॉय, यहाँ तो मतलब वर्ब मेन वर्ब है नहीं कोई, यहाँ जो इज़ है इज़ ही एक्ट हुआ है अब मेन वर्ब. आप कहेंगे सर ये कैसे हमें पता चलेगा ये मतलब यहाँ मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब है नहीं कोई. अगर मेन वर्ब होता तो फिर फोर्थ फॉर्म होती है बाइंग, वो तो है नहीं. इसी तरह मैंने आपको ही हैज़ ए पेन या आई हैव ए पेन, यानी कि यहाँ जो ये हैज़ या हैव है यहाँ ये एज मेन वर्ब एक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ ईडी फॉर्म इसके लास्ट पर नहीं है. इसका मायने है यहाँ मेन वर्ब है नहीं. अब मेन वर्ब की जगह हमने मेन वर्ब की जगह ली किसने, हेल्पिंग वर्ब ने. यानी कि इन शॉर्ट आपको देखना है कभी कभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होता है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज मेन वर्ब. और वहाँ वो सेंटेंस स्टेटमेंट दिखा रहा है हमें, सेंटेंस एज स्टेटमेंट दिखा रहा है, बयान कर रहा है किसी के बारे में. हाँ, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. तो जो अब हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको पहले कहा है वो वॉइस है. तो आपने पढ़ा है इससे पहले भी वॉइस. तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो वॉइस आवाज़ को कहते हैं, जो भी हम आवाज़ निकालते हैं इसको वॉइस कहते हैं. तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी कोई लैंग्वेज है तो इसके 4 कैरेक्टर्स हैं या 4 फीचर्स हैं. तो मैंने कहा है सबसे पहला है स्पीकिंग. पहले आप स्पीक करते हैं किसी चीज़ को, फिर हम इसको लिसन करते हैं, फिर हम उसी को राइटिंग मतलब राइट करते हैं, फिर इसी को रीड करते हैं. यानी कि स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. तो यानी कि यहाँ जो स्पीकिंग है हम कहेंगे वॉइस, हम आवाज़ निकालते हैं, ये प्रॉपर सीक्वेंस में साउंड्स होते हैं. क्योंकि आपको मैंने इससे पहले भी शायद कहा है कि स्पीकिंग के लिए हम साउंड्स इस्तेमाल करते हैं. इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं. लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि 26 है. तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये जो भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं. बोलने के इंग्लिश की में 2 तरीके होते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस.
एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब आप कहेंगे सर ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने आपको अभी कहा है, फिर मैंने आपको रिकैपिचुलेट किया है टेनिस, क्योंकि जो भी हमने आज तक पढ़ा है टेनिस में वो एक्टिव में था। यानी क्या एक्टिव में क्या क्यों था? क्योंकि एक्टिव में क्या होता है आपको याद रखना है, पहले ही कुछ 2-3 बातें तो फिर आपको समझ में आएगा। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला। यहाँ सब्जेक्ट आपको याद रखना है कि सेंटेंस में मतलब सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। अगर आपने मतलब शायद मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है सेंटेंस, आप वो भी देख सकते हैं। जो मेरी चैनल है वहाँ मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ाया है। जो मेरी चैनल सलीम सरोज एकेडमी है वहाँ मैंने पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस के अगर आप ब्रॉडली देखेंगे उसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहता है, जो बाकी बचे हैं जो मतलब काम करने वाले के बाकी और एडिशनल होगा, इसको प्रेडिकेट कहता है। वो प्रेडिकेट भी डिवाइड होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट में। वर्ब आपको मैंने कहा है जहाँ जो काम दिखाता है, जहाँ ना होगा, खाना पीना चलना दौड़ना। और ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे वो होता है, वो पार्ट होता है जिस पर काम की जा रही है। ऑब्जेक्ट इज दैट पार्ट अपॉन विच वर्क इज डन। यानी इन शायद आपको याद रखना है यहाँ कि यहाँ सेंटेंस में 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट काम करने वाला, वन हु परफॉर्म्स द वर्क, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम की जा रही है, दैट इज अपॉन विच वर्क इज डन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कहा, फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू, यहाँ तो पढ़ाने वाला मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, एंड यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट। अब फिर मुझे आपको और भी उसके बारे में कहना है, यानी कि ये आपको याद रखना है कि जो भी आज तक हमने पढ़ा है टेनिस में वो एक्टिव वॉइस था। वहाँ हम पहले सब्जेक्ट लिखते थे, मगर यहाँ हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको हम पैसिव कहते हैं। कभी कभी हम ऑब्जेक्ट ही पहले कहते हैं। मिसाल यू आर टॉट बाय मी, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पहले ही हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बस 2, फिर हम डिफाइन करेंगे इससे। एक तो आपको याद रखना है कि पैसिव में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और एक चीज़ याद रखना है पैसिव में हर हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद पैसिव वॉइस। यानी कि ये 2 पहचान है पैसिव वॉइस की। क्या क्या? एक ये मतलब पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है, दूसरा पैसिव में हर हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, हर हमेशा। अब मैं दिखाऊंगा फिर कैसे। और अगर आपको उर्दू में आप पहचान करनी है, उर्दू में ट्रांसलेशन देख मतलब करके आपको पहचान करनी है, वहाँ उसके मतलब जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो पैसिव में हर हमेशा होता है या ज़्यादातर होता है जाना, जाता, गया, गई। ज़्यादातर उसके मतलब जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश सेंटेंस के, वहाँ होता है जाना, जाता, गया, गई ज़्यादातर। ये आपको पहचान करनी है ऐसे पैसिव वॉइस की। अब मैं आपको कहूँगा कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है और क्यों। अब बात है सर ये पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हमें फ़ायदा क्या है। हम तो करके आए हैं आज तक टेनिस में पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, काम करने वाले को लिखते हैं। अब हम कह रहे हैं पहले आपको मतलब जिस पर काम की जा रही है ऑब्जेक्ट उसी को पहले। क्यों? देखो क्यों, देखो मैंने यहाँ जो ये ग्रामर है बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको मार्केट से कोई ग्रामर नहीं लाना है। फिर मुझे स्टूडेंट्स के सर कौन सा ग्रामर अच्छा है, ग्रामर हर कोई बुक अच्छी होती है पहले तो, मगर आपको एक बात रखना है कि एक बुक में कोई टॉपिक अच्छा होता है, कोई दूसरे बुक में, कोई तीसरे बुक में, तो वो आपको कोई बुक नहीं लानी है। मैं खुद ही सिलेक्ट कर रहा हूँ किस बुक से, किस ग्रामर से कोई भी टॉपिक अच्छा है। मेरे पास एटलीस्ट आई कैन से मोर देन 50 ग्रामर्स है, तो मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा टॉपिक अच्छा है। आपको कोई बुक नहीं लानी है। हाँ, आप यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ वॉइस के बारे में ये कह रहा है, यानी कि हम पैसिव में क्यों लिखते हैं, पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो क्यों।
Special stress has been given on the passive mood to describe something in real life situation. ये तो हम real life situation में ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में. क्यों? Not wishing to specify the agent. यानी कि हमें वहाँ ये गरज नहीं होता है काम करने वाला कौन है. हम वहाँ ये देखते हैं कि काम क्या हुई या नहीं. हमें वहाँ काम से गरज होता है. मिसाल के लिए अगर आप घर में फैमिली में मिसाल के लिए 2-4 सिबलिंग्स होंगे, 2-4 बच्चे होंगे, आपको बाप ने कहा होगा कोई काम करने के लिए. वो शाम को जब आपके घर वापस आएगा वो देखेगा कि आपने काम की. उसको आप फिर क्या उससे क्या है किसने की क्या किसने नहीं की. उसने देखा है काम तो हो गई है. फिर वो ये नहीं पूछता ये किसने की. यानी कि उसका वहाँ मेन स्ट्रेस था काम करने पर. ये किसने की वो गरज नहीं. इसी तरह मिसाल के लिए यहाँ एग्जाम्पल है द हाउस वॉज बिल्ट इन 1990. यानी कि जो मकान है इसको बिल्ट किया गया है 1990 में. ये किसने किया क्या नहीं किया है हमें उससे गरज नहीं है. इसी तरह इंक्लूडिंग कैसिव पैसिव वॉइसेस. इसी तरह कैसिव पैसिव वॉइसेस भी होते हैं यानी कि जो एक्चुअली पैसिव वॉइसेस नहीं थे वो हमें लगते हैं. द रूम लुक्स नाइस. ये जो कमरा है ये हमें अच्छा लग रहा है उम्दा लग रहा है. क्यों लगता है वो अलग बात है मगर लग रहा है. हाँ पहले आपको मैंने वॉइस अभी भी कहा है क्या होता है. वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट डज द वर्क और समथिंग हैज बीन डन ऑन इट. यानी कि इन शायरी में यह हमें वॉइस में यही दिखा रहा है कि सब्जेक्ट ने काम की या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम की गई है. यही दो चीज़ हैं यहाँ वॉइस में. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वॉइसेस. यानी कि इसके लिहाज से 3 टाइप्स ऑफ वॉइसेस है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कैसिव पैसिव वॉइस. जो एक कैसिव पैसिव वॉइस है तो ये आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. यानी कभी कभी हम लग रहा है कि ये पैसे है वो पैसिव नहीं होता है तो ये आपको दो ही आदत नहीं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव. मगर थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए. मिसाल के लिए एक्टिव वॉइस इट इज़ सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज एक्टिव. एक्टिव में सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वही एक्टिव होता है. मिसाल के लिए आई डू द वर्क. यहाँ आई पर स्ट्रेस है. किसने की मैंने. यानी कि अभी मैंने आपको कहा है मिसाल के लिए अगर आप कहेंगे आपका बाप ने ये किसने की आप कहेंगे मैं आई. यानी कि स्ट्रेस है काम किसने की. हाँ एक्टिव में होता है. ही डज हिज वर्क. उसने अपने काम की यानी कि ही डिड द वर्क या ही डिड दिस वर्क ये एक्टिव है. अब उनका पैसिव क्या होता है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एक्टेड अपॉन. ये गलत हुआ है यहाँ लिखना है व्हेन द ऑब्जेक्ट. यहाँ सब्जेक्ट नहीं है यहाँ ऑब्जेक्ट है. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्टेड अपॉन द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस. यहाँ ये गलत है यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है. इट इज़ बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज पैसिव क्योंकि वहाँ पैसिव होता है. मिसाल के आपको समझ में आएगा द वर्क इज डन बाई मी. इस काम का करने वाला कौन है मैं. यहाँ हमें स्ट्रेस देना है यानी कि काम किसने की. दिस वर्क इज डन बाई मी. यहाँ मतलब अब हमें स्ट्रेस देना है काम करने वाला कौन है. दिस वर्क अब हमने पहले वर्क ही लिखा है वॉज डन बाई हिम या ये काम उसने की. यानी कि यहाँ हमें स्ट्रेस आप देना है यानी किस पर. यानी कि यहाँ अब हम जब पैसिव से करेंगे पैसिव में हमें स्ट्रेस दिखाना है काम किसने की. मिसाल के लिए अब हम इसके पैसिव करेंगे. देखो क्या हाँ यहाँ है मनिका ओपनर द डोर. जब हम इसका पैसिव करेंगे पहले यहाँ एक्टिव में पहले सब्जेक्ट लास्ट पर ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह हमें लिखना है हाँ द डोर वाज ओपनड बाय मनिका. समझ आ रहा है या नहीं. कोई बात नहीं अगर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको. यानी कि आपको याद रखना है यहाँ क्या है सब्जेक्ट या एजेंट जो काम करने वाला होगा. मैंने आपको कहा प्लस बी का माने यहाँ है जो हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं इज एम आर वाज वायर. पास्ट पार्टिसिपल का माने है थर्ड फॉर्म जो मैंने आपको पहले कहा यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है वर्ब एंड प्रपोर्शन और ऑब्जेक्ट. अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कोई बात नहीं है. रूल्स कुछ हैं. रूल नंबर 1 द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस. जो मैंने आपको पहले कहा यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह
सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, यानी कि पैसिव में हम पहले ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं पैसिव में। रूल नंबर 2, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो मैंने आपको पहले ही कहा है, यानी कि उसकी जगह ये है जनरली प्रोसीडेड बाय प्रोपोर्शन बाय। ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर हम यहाँ बाय लिखते हैं, बी वाई बाई, नॉट ऑलवेज, ज़्यादातर। द मेन वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो मैंने आपको पहले ही कहा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म, एंड इट इज प्रोसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन पैसिव वॉइस। फिर हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो अलग बात है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। हाँ, और एक चीज़ है रूल नंबर 4 में इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सम वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने अभी आपको कहा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको ऐसे कहूँगा आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, इंग्लिश, यानी काम आप पर भी की जा रही है, इंग्लिश पर भी। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। किनको पढ़ा रहा हूँ, आपको। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थे। यानी कि आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, इन सच केसेस ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेफर्ड द पर्सनल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड अदर रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि उनमें मैंने आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट किसकी जगह ले रहा है, सब्जेक्ट की। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू और इंग्लिश, अब हम किसको पहले लाएंगे, ये आपकी चॉइस है। आप इंग्लिश पहले लाओ, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई मी, और अब ऐसे भी लिख सकेंगे यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी, यानी कि आप मतलब इंग्लिश को भी पहले सब्जेक्ट की जगह रख सकेंगे या यू को भी, दोनों ठीक है। हाँ, डबल पैसिव, हाँ ये भी मुझे आपको पढ़ाना है, ये थोड़ा ये वाला। हाँ, अब वर्ब्स पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस, अब आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो ये टेनिस ये कंपलसरी है। टेनिस चेंज, हम टेनिस चेंज कैसे करते हैं यहाँ, मतलब अगर कोई टेनिस होगा तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं। एक सेकंड पहले मैं आपको, हाँ ये है टेनिस चेंज। ये टेबल आपको पहले याद रखना है, आपको मालूम है क्योंकि मैं आपको टेबल से, मतलब ये भी वाला टेबल मैंने खुद ही बनाया है, ये आपको किसी बुक से नहीं मिलेगा। वहाँ तो अपने है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट उठाया होगा। हाँ देखो, आप बहुत आसान है, बहुत आसान है। वॉइस चार्ट के लिए टेबल बहुत आसान है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि थर्ड फॉर्म। अब हम कहें कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। फॉर्म तो हर हमेशा, मैंने आपको पहले ही कहा है, फॉर्म तो हर हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म होती हैं। अगर इंडिफिनिट वाला होगा टेनिस, यानी कि इंडिफिनिट में आपको मालूम है वहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज। वो आपको मैंने कहा है पहले ही कि डू किसके साथ, डज किसके साथ। जब डू और डज होगा वहाँ आपको लिखना है इज, एम, आर। यानी कि दूसरे लफ्ज़ में हम ये ऐसे कहेंगे कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज होते हैं। फॉर्म तो थर्ड फॉर्म हर हमेशा पैसिव के साथ। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में डिड आपको मालूम है कि होता है, वो उसके बदले हम इसके जब हम पैसिव में चेंज करते हैं वाज और वाया। यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ में कहेंगे जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट, जो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। समझ आ रहा है या नहीं। इसी तरह फ्यूचर में विल और शैल, ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव, ये भी होगा हैज़ बीन, हैव बीन। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज़ बीन, हैव बीन। फॉर्म तो वही, ये याद रखना है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट हैड, हैड बीन में। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, किसमें, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, यहाँ बहुत आसान है, थोड़ा याद रखना है। इज, एम, आर वापस वही लिखना है, इज, एम, आर, यहाँ चेंज नहीं, बस आपको एडिशनल लिखना है बीइंग, एडिशनल में बीइंग लिखना है, बी, आई, एन, जी, बीइंग। वाज, वाया,
ये चेंज होगा वाज वायर प्लस बीइंग। हाँ, अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस या जो बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका पैसिव नहीं होता है। मतलब अगर वो एक्टिव में होते हैं वो एक्टिव में ही रहेंगे, उनका पैसिव नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करके मेरे कहने का मतलब क्या है। चलो मैं आप यहाँ से आपको दिखाऊंगा तो मेरे कहने का मतलब क्या है। प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट बहुत आसान है, इसने यहाँ लिखा है, यानी कि एम आर इज। ये आपको मैंने भी कहा है कि यानी कि वे वर्ब के फॉर्म्स बी के फॉर्म्स होते हैं, यहाँ आपको हर हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। ये आपको मैंने कहा है, मतलब काट, किल, डन, टोल्ड, ये मैंने आपको पहले ही कहा है। इसी तरह कंटिन्यूअस में एम आर यानी कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इज, वाज प्लस बीइंग, यहाँ मैंने आपको वहाँ कहा है। इसी तरह परफेक्ट हैज़, हैव, हैड प्लस बीइंग। इसी तरह फ्यूचर विल, शैल प्लस बी। यहाँ आपको थोड़ा समझ फिर से भी आएगा। हाँ, ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि यहाँ है बाइज, यहाँ इस्तेमाल करना है इज या आर, बॉट यानी कि थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट पास्ट क्या कहना में सिंपल पास्ट या इंडिफिनिट पास्ट में बॉट यानी कि यहाँ तो सेकंड फॉर्म होती हैं। ये सेकंड फॉर्म, ये वाला बॉट सेकंड फॉर्म, ये वाला थर्ड फॉर्म, ये आपको मैंने पहले ही कहा है। यहाँ वाज और वाया। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम, आर, बाइंग, ये इज, एम, आर प्लस बीइंग। बीइंग मैंने आपको वहाँ कहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, कि हम फिर से मैं आपको कल कहूँगा कि क्या करना है, तो फिर भी आप थोड़ा ये जो ये वाला है इस पर आप स्ट्रेस देंगे। ये हाँ मतलब टेंस चेंज है कि हम टेंस चेंज कर, बहुत आसान, मैंने ज़्यादा नहीं आपको कहा है, बस आसान। आपने थोड़ा रिकैपिचुलेट आपके लिए करूँगा। मैंने कहा है कि वॉइस हमारी हम जो बात करते हैं हम वो दो तरीके से करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस जैसे आज तक हमने किया है टेनिस में वही, मतलब पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे। पैसिव में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिस पर काम की जा रही है। तो मैंने कहा है और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हर हमेशा पैसिव के साथ होता है। मैंने कहा उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करेंगे वहाँ है उसके लास्ट पर आता है फिर जाना, जाता, गया, गए। और मैंने कहा है आपको अब थोड़ा टेंस चेंज आपको करनी है। एक्टिव से पैसिव में जब आप करेंगे टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज, टेंस चेंज नहीं, हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज। अगर डू डज होगा वो आप चेंज करेंगे इज, एम, आर में। अगर डेड, वाज, वाया में। विल या शैल, विल, शैल प्लस बी, प्लस नहीं लिखना है, यानी कि विल, शैल, बी। हैव, हैज, हैव हैज तो वही प्लस बीन, हैड वहाँ हैड बीन। इसी तरह विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, बीन। बहुत आसान है। इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस बीइंग। वाज, वाया, वाज, वाया प्लस बीइंग। देखो आप क्या इन शॉर्ट आपको याद रखना है। जो प्रेजेंट जो इंडिफिनिट वाले हैं, इंडिफिनिट होते हैं कंटिन्यूअस वाले में चेंज, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट, परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वही प्लस बीइंग, समझ आ रहा है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब वही प्लस बीइंग, BING, बीइंग। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज नहीं हो रही है। और जो बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका पैसिव नहीं होता है। I hope that you have understood. If you have still any doubt, please write in the feedback section, write in the comment section. Thanks. Okay, bye. Thanks.